This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस महीने के अंत में आपके सेट एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, और जो आपका 4th चैप्टर है वो आपके सेट एग्जाम में भी आने वाला है। तो इसलिए इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि ऐसा सोच के चलेंगे कि ये सेट एग्जाम का ही रिविजन चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपने चैप्टर को सीखना है। कहीं पे भी डाउट होता है तो पूछ लेना है। तो पोल का रिजल्ट तो है नहीं, वो मैंने पिछली 2 क्लासेस से नहीं भेजा है। वो मैं कोशिश करूंगी कि इस क्लास के साथ साथ आपको भेज दूं। ठीक है, चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। अब हमने ये टॉपिक क्यों सीखा? ये हमने इसलिए सीखा क्योंकि आपको पता है कि आपका जो 4th चैप्टर है उसमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें क्या करना होता है, पहले सवाल को द्विघात समीकरण में बदलना होता है, फिर उसके बाद उसको हल करके अपना उत्तर निकालना होता है। तो हमने यहाँ पे इस चीज की प्रैक्टिस की कि कैसे जो है वो व्यवहारिक स्थितियों को द्विघात समीकरण में बदलते हैं। हल कैसे करना है वो नहीं सीखा, बस इतना सीखा कि द्विघात समीकरण में चेंज कैसे करें। ठीक है, तो चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ लूंगी, फिर आपने ध्यान से उसको देखना है कि क्या करेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब हमें पता है कि क्रमागत क्या होता है, पिछली क्लास में आपने सीखा होगा क्रमागत शब्द का मतलब लगातार। ठीक है, लगातार। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 2 क्रमागत पूर्णांक हैं, और कैसे हैं? धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, जिनके वर्गों का योग 365 है। अब पिछली क्लास में जो सवाल आपने सीखा होगा उसमें लिखा होगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल इतना इतना है। पर यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहले तो क्रमागत पूर्णांक को क्या लोगे वो मानो, उसके बाद उनका वर्ग करो, फिर उनके वर्गों को जब जोड़ोगे तो 365 के बराबर लिखना है। ठीक है, इसको आपने द्विघात समीकरण में बदलना है। अभी भी सवाल आधा है, फिर से पूरी बात सुनेंगे। और आपको पहले ही इन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से पहला पूर्णांक नहीं ले सकते। पहला पूर्णांक आपको क्या लेना पड़ेगा? तो पहला पूर्णांक आपको जो है वो ए लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला पूर्णांक कितना लेना पड़ेगा? ए लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको सवाल में ऐसा लिखा था तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं कि जो पहला पूर्णांक है अगर वो ए है, तो खुद से पता करो कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, और माइक ऑन करके नहीं बताना है, अपनी कॉपी पे लिखते जाओ। अगर पहला पूर्णांक ए है तो पता कीजिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा, फिर इनका वर्ग करो। क्या करो? वर्ग करो। यहाँ पे कुछ लिखोगे, पहला पूर्णांक लिखा ए, दूसरा पूर्णांक आएगा कुछ ए से जुड़ा हुआ, फिर पहले पूर्णांक का वर्ग करो, मतलब इसके सिर पे स्क्वायर लगाओ, फिर जो चीज यहाँ आएगी उसके भी सिर पे स्क्वायर लगाओ। जो चीज यहाँ पे लिखोगे उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर सरलसमीका का इस्तेमाल करना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। तो अभी इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ओके, पोल में ओपन कर देती हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि वर्गों के योग की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको इनका वर्ग निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जाइए अभी सभी अपना अपना आंसर कर लो, जितना भी समझ आया। जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, और सेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। मैं नहीं कहती सही आंसर तक पहुंचो, पर प्रैक्टिस करो। स्क्रीन में दिख रही। और बेटा आप क्लास के लिंक को कॉपी करके क्रोम में जाके पेस्ट करो, फिर क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, क्लास के लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है क्रोम में जाके, फिर क्लास को एक बार ज्वाइन करो, क्या पता उससे कुछ फर्क पड़े। कर दिया मैम। कर दिया मैम। ओके, बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया मैम। ओके, 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड।
ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं, तो अभी मैं बस 10 सेकंड का वेट करूंगी। पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इंटर की करें। गीता कुछ कह रहे हो? वन। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया है एंड, और जो पोल में आंसर नहीं दे पाई कोई बात नहीं, अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दो। ठीक है, तो चलिए इसको अब समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 है, और इन्होंने हमें कहा था कि जो आपका पहला पूर्णांक है वो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते, आपको पहला पूर्णांक a के बराबर ही लेना होगा। तो हमने लिख दिया पहला पूर्णांक मान लिया a। ठीक है, अगर पहला पूर्णांक a है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? a+1। ठीक है, क्यों होगा a+1 बताओ? हमें क्रमागत लेने हैं। तो क्रमागत लेने हैं तो एक उसका क्या लेना देना हुआ? उदाहरण के थ्रू समझाओ ना, कोई एग्जांपल देके। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ, कोई भी बताओ। मैम दूसरा पूर्णांक भी होगा। ये तो नहीं होगा भी। आपने ठीक कहा कि दूसरा पूर्णांक होगा a+1, पर मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे a+1 ही क्यों किया? a+2, a+3, a+4 ऐसा क्यों नहीं किया? मैम पहले 1 से शुरू करेंगे। मतलब ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 के क्रमागत पूर्णांक बताइए, तो आप 5 में कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ेंगे, 1 6। जोड़ोगे। देखो 5 के बाद 6 आता है ना? 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। तो 5 के क्रमागत 6 है, 6 के क्रमागत 7 है, 7 के क्रमागत 8 है। कब मिलता है? जब पीछे वाले पूर्णांक में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें उसके आगे वाला पूर्णांक मिल जाता। तो ये कह रही थी कि उदाहरण दो, तो ये इसके उदाहरण है कि अगर आपको किसी भी संख्या के क्रमागत कोई पूर्णांक चाहिए तो उस संख्या में 1 जोड़ो तो उसके क्रमागत मिल जाएगा। अब a की जगह पे कौन है हमें नहीं पता। अब हम नहीं कह सकते कि a के बाद b के बाद c के बाद d, ऐसा नहीं होता। अगर क्रमागत पूर्णांक चाहिए, क्रमागत का मतलब 1 के बाद 1, तो a के बाद कौन आएगा? जो इसमें जमा करके एक जो भी हमें मिलेगा वो उसके क्रमागत होगा। जैसे कि यहीं पे मैंने उदाहरण लिखे हैं। 5 के क्रमागत कौन आएगा? 6। कब? जब 5 में 1 जोड़ोगे। 6 के क्रमागत 7 कैसे मिलेगा? 6 में जब 1 जोड़ोगे। तो ये इसके उदाहरण थे, इस उदाहरण का हमने इस्तेमाल करते हुए लिखा। तो कभी भी आपको क्रमागत पूर्णांक दिखते हैं या क्रमागत शब्द दिखता है तो आपने समझ जाना कि जमा उसमें हम 1 करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा था, प्रश्न के अनुसार इन्होंने कहा है कि ये जो अपने अभी अभी यहाँ पे पूर्णांक निकाले, इनका वर्ग कीजिए और इनके वर्ग का योग करो। ठीक है, तो हमने कहा कि इन्होंने कहा है योग करने को, लेकिन योग किसका करना है? तो इन पूर्णांकों के वर्गों का। तो हमें इनके वर्ग निकालने पड़ेंगे, जो मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ साइड में। ठीक है, अगर मैं a का वर्ग करूं तो वो आ जाएगा a², है ना? और अगर मैं a+1 का वर्ग करूं तो वो आएगा a+1 और उसके सिर पे घात 2। सबको समझ आया मैंने क्या किया? क्योंकि हमें कहा है कि अपने इन पूर्णांकों का वर्ग कीजिए फिर इनको जोड़िए। तो जब मैंने पहले पूर्णांक का वर्ग किया तो वो a² आया, और जब मैंने दूसरे पूर्णांक का वर्ग किया तो वो a+1 का होल स्क्वायर आया। स्क्रीन नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। देखो भाई, जिसको भी स्क्रीन नहीं आती ना वो क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन किया करो। अगर तब भी स्क्रीन नहीं आती तो जो क्लास का लिंक होता है ना उसको कॉपी करके क्रोम में पेस्ट किया करो। ठीक है, उसको कॉपी करके, लिंक को कॉपी करके क्रोम में जाके पेस्ट किया करो, तब भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है शायद। ठीक है,
तो अब इसका स्क्वायर अगर हमने करना है, इसका वर्ग करना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि a का स्क्वायर कीजिए, जहां का निशान 2ab मतलब 2a और b का स्क्वायर मतलब 1। ये समझ आया कैसे आया? इसमें डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो। आपने पहले पूर्णांक में स्क्वायर क्यों लिखा और दूसरे में +1 का स्क्वायर? क्योंकि हाँ हमने समझ गई इनका वर्ग करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्ग, जिनके वर्गों का योग। ये समझ आया ना कैसे मैंने इसकी सर्व समीका को लगाया, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब देखो ये है पहली संख्या का वर्ग, ये है दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग 365 होगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी पहली संख्या का वर्ग लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे अपनी दूसरी संख्या का वर्ग लिख दिया, ठीक है। और इनको जब हमने जोड़ा, ये देखो ये मेरी पहली संख्या का वर्ग है, ये दूसरी संख्या का वर्ग है, इनको आपस में जोड़ना है, इनका योग करना है। इनका योग करके कितना आएगा, सवाल में क्या बोला है? 65। 365, बिल्कुल ठीक, तो 365 आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या यहाँ पे समान पद है? समान पद मतलब जिनकी घात भी सेम और जिनके चर भी सेम, कौन है वो? ए स्क्वायर। तो क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे? यस मैम। क्या Yes, बन दो ए ma'am. स्क्वायर। 2a 2a स्क्वायर, square। ठीक है, 2a स्क्वायर, जमहा का निशान 2a ऐसे का ऐसा। अब देखो हम 2a स्क्वायर और 2a को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनके पास चर तो सेम है लेकिन इनकी घात सेम नहीं थी, ठीक है। जमहा का एक ऐसे का ऐसा, और यहाँ से 365 को उठाया, क्योंकि हमें इसको द्विघात समीकरण में लिखना है। द्विघात समीकरण कहता है सभी चीजों को बराबर के एक तरफ ले आओ और दूसरी तरफ 0 लेके आओ, ठीक है। तो मैंने 365 को उठाया, यहाँ पे ये माइनस में 365 बन गया, बराबर में 0, ऐसे का ऐसा। तो 2a स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा, जमहा का 2a ऐसे का ऐसा रहेगा। 365 माइनस का है, एक जमहा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? माइनस का 364 और बराबर में 0। तो ये था हमारा सवाल, और ये इसका उत्तर जो है वो ये होना था, ठीक है। ये अभी आधा उत्तर है। आधा क्यों है? क्योंकि अभी हमने इसका सिर्फ द्विघात समीकरण बनाया है। जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो कहते हैं कि अब इस a की वैल्यू को भी निकालो, और a की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो मध्य पद विभाजन प्रमेय से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर पहले आपको ये आना चाहिए कि द्विघात समीकरण के रूप में बनाए कैसे। तो ये था इसका सोल्यूशन, जो कि मैंने देखा कम ही बच्चों का सही था। तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़े टफ होते हैं। इतना डाउट तो सबका रहता ही है, लेकिन अभी भी इस सवाल में डाउट है तो पूछो। मैं हाँ नो बोलो। मैम, आपने ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने गलत लिखा है। कैसे? मैम इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ तो ठीक तो है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो ना, a की जगह पे तो a था, b की जगह पे 1 था, तो a स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर हो गया। 2ab का मतलब है 2 गुणा a गुणा b। अब मैंने इसमें गुणा 1 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है 2a को 1 से गुणा करेंगे तो 2a ही आएगा। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो आ तो क्या, देखिए, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, सेम तो आ रहा है, क्या गड़बड़ हुई? मैम आ गया सवाल पे। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं करना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपनी मर्जी है। जमहा के सवाल में या जमहा में जब भी करते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। 5 जमा 3 लिखो, 3 जमा 5 लिखो, उत्तर तो 8 ही मिलेगा। तो वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, उत्तर सेम ही आता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़े, ये सभी को क्लियर हो गया? सॉरी, यस मैम। चलिए, यस तो ये था हमारा सवाल, और हमने इसका आंसर भी कर लिया है। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने पूरा सॉल्व करना है, वो इसी चैप्टर में आगे मिलेंगी हमें। अभी हमने इतना सीखा कि कैसे बनानी है इसका द्विघात समीकरण, सॉल्व करना आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी सीख लेते हैं द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होते हैं द्विघात समीकरण के मूल? तो सिंपल सी चीज है, हमने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, वह उस समीकरण का मूल कहलाता है। अब संतुष्ट करने का मतलब होता है कि ऐसा मान, आपके पास पता है कि आपके समीकरण में कोई ना कोई चर तो जरूर होगा।
चर की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आए, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे द्विघात समीकरण का मूल है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई तो हम कहेंगे ये उसका मूल नहीं है। ठीक है, बराबर हुआ तो मूल होगा, बराबर नहीं हुआ तो मूल नहीं होगा। तो चलिए इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल पूछा है कि क्या x बराबर है 2 इस समीकरण का मूल है। तो चलो आप चेक करो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी। कैसे पता करना है, सिंपल सी चीज, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 लिखो। ठीक है, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई तो होगा, अगर बराबर नहीं आई तो नहीं होगा, सिंपल। तब तक मैं समीकरण लिख लेती हूँ। हाँ, फिर से बोलिए। नहीं है। नहीं है, ओके। बाकी बच्चे भी बताओ। नहीं है मैम। सबका ऐसा आ रहा है? नहीं है। यस मैम। नहीं है। ठीक है, जब भी जांच करते हैं, यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या x बराबर है 2 इस समीकरण का मूल है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 लिखेंगे। जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 लिखते जाओ। तो ये x स्क्वायर था, मैंने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर, जमा का निशान, फिर से x आया, x की जगह पे तो 2 लिखना है तो फिर से 2 लिख दिया, माइनस का निशान, 12 और बराबर में 0। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 ऐसे का ऐसा, माइनस का 12 ऐसे का ऐसा, बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करो, 4 जमा 2 6, माइनस 12 बराबर है 0। 6 में से 12 को माइनस नहीं कर सकते, 12 में से 6 को माइनस करो तो उत्तर आ जाएगा 6। हाँ, 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान है तो 6 के पास भी माइनस का निशान आया। तो एक तरफ माइनस का 6, एक तरफ 0, क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई? नो मैम। नो मैम। नहीं हुई। बराबर तब होती, बराबर तब होती अगर यहाँ पे भी 0 आता, है ना, या फिर यहाँ पे -6 होता, तब बराबर होती। लेकिन ऐसा तो नहीं था, एक तरफ -6 एक तरफ 0, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर ही नहीं तो हम कहेंगे ये भी इसका मूल नहीं होगा। ठीक है, बस इसमें इतना था, इसमें और कुछ नहीं था, बस चेक करना आपको आना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो ये वाला करके बताओ। x बराबर है 3 और x -4, क्या ये इस समीकरण का मूल है? मैम एक बार x की जगह 3 रख के देखना और फिर -4। हाँ बिल्कुल, मैम 3 वाला तो है। ठीक है। और मैम दोनों है। पक्का हो सकते हैं क्या दोनों? बताओ, सबका ऐसा आ रहा है कि किसी का अलग आ रहा है? सभी अपना आंसर बताया करो ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। मैम कर रहे हैं। अच्छा, कर लो कर लो। मैम दोनों है। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, 2-3 बच्चों के आंसर आए कि दोनों है, तो चलिए देखते हैं सच में है या नहीं। तो पहले केस में x को 3 रखना है, तो मैंने यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे x की जगह पे 3 रखा, और इसका ऊपर x का स्क्वायर हो रहा था तो 3 का भी स्क्वायर करना ही पड़ता है। ठीक है, जमा का निशान, फिर से x आया, पर x की जगह पे तो 3 लिखना है तो लिख दिया, और माइनस का 12 और बराबर में 0। 3 3 9 होता है, जमा का 3 ऐसे का ऐसा, माइनस का 12 ऐसे का ऐसा, 0। 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 आएगा, माइनस का 12 पहले से वहीं पर था, और जब इसको सॉल्व किया 12 में से 12 गए 0, और बराबर है कि उस तरफ भी 0 ही था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम बोलेंगे हाँ ये इस समीकरण का मूल है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम 4 के लिए, सॉरी -4 के लिए, तो जहां पे x है वहां पे -4 लिखना था, -4 लिख दिया, साथ में लग गया स्क्वायर। फिर उसके बाद जमा का निशान था, x की जगह पे -4 लिखना था, और यहाँ पे था -12 बराबर में 0। अब मुझे बताओ, -4 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा? मैम प्लस मैम 16। प्लस का माइनस का? मैम प्लस का। प्लस का। पक्का?
यस मैम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। कभी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हो या सिंपल संख्या का वर्ग करते हो, दोनों का उत्तर सेम आता है। 4 चौके भी 16 होगा और -4 को -4 से गुणा करने पर भी जमा का 16 ही आएगा, क्योंकि 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस, तो जमा का 16 आ गया। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, हमें दो साइन एक साथ नहीं चाहिए होते, तो प्लस माइनस बन जाएगा -4। -12 पहले का ऐसे का ऐसा था, 0 लगा दिया। 16 में से 4 गए तो भी 12 बचता है, और 12 में से 12 गए तो 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम कहेंगे इस समीकरण के दो मूल है, एक 3 और दूसरा -4। तो यहाँ से हमने सीखा कि हमारे जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे द्विघात समीकरण मिलेंगे जिसका या तो कोई हल नहीं होगा, या तो एक हल होगा, या तो 2 हल होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका समीकरण अगर द्विघात है तो जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं। द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी हुई, द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात होती है 2, तो इसके मूल भी कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। 2 से ज्यादा इसके मूल होंगे ही नहीं, 2 से कम हो जाएंगे पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में आ जाता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम, ये शब्द बहुत जरूरी है, अगर अधिकतम नहीं लगा है तो सवाल का मतलब ही बदल जाएगा। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे मत लिखना कि किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल हो सकते हैं, तब तो गलत हो जाएगा। ऐसा लिखना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, उससे कम हो सकते हैं, 0, 1, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि जांच करो इन दोनों में से कौन जो है वो समीकरण का मूल है। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है -3, आप भी तब इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको अच्छे से आ चुका है तो। -3x² -6 बराबर में -x² -12। यहाँ पे हमने जो है वो 3 भरना है, जहां जहां पे x है, तो ये -3 था, इसकी गुणा कराएंगे, x की जगह पे 3 ही लिखना है, 3 से, और इसका स्क्वायर हो रहा था तो इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, -6 ऐसे का ऐसा। और आगे बढ़ते हैं, ये माइनस का निशान पहले का था, x की जगह पे 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर करना है, और -12 ऐसे का ऐसा। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना चाहो तो कर सकते हो। सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखो मैंने कैसे किया, अच्छा देखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 3 3 9, ठीक है, इसको हल करके कितना आएगा, 9। 9 की गुणा 3 में करो, कितना आएगा बताओ, 27। 27। मैंने 3 का स्क्वायर कर लिया, 3 3 9, फिर 9 की गुणा मैंने 3 से कराई तो आ गया 27। जमा का या माइनस का, मैम माइनस का। ठीक है, माइनस का 27 माइनस का 6। अब यहाँ पे देखो तो इसको हल करके मैं क्या लिखूं, मैम 9। माइनस का 9, मैम जमा का। माइनस का। क्यों, मैम जमा का। मैम ठीक है। माइनस बाहर की साइड। बिल्कुल, देखो ये जो माइनस था ये 3 का नहीं है, 3 के पास तो जमा का निशान था, तभी तो मैंने इसको अलग से ब्रैकेट दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। ये जो माइनस था ये हमारे सवाल का माइनस था, 3 जमा का ही है, तो जब 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा। ये माइनस सवाल का है तो ये ऐसे कैसा ही रहेगा। ठीक है, और -12 यहाँ पर ऐसे कैसा। अब करो जरा इसको जोड़ो, कितना आएगा जोड़ के, मैं -33। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ गया -33, और दूसरी तरफ कितना आया, -21। -21। ठीक है। तो बताओ क्या x बराबर है 3 इसका हल है, मूल है, 9 मैम। नो मैम। नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे ये इसका हल या फिर इसका मूल नहीं है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, इसको भी चेक करते हैं। ये है x, और x की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल का 3, तो इसको भी हमने डालना है इसी में। तो लिख लेते हैं पहले अपना समीकरण।
माइनस का 3x² माइनस का 6 बराबर में माइनस का x² माइनस का 12। ध्यान रखना, तो वर्गमूल 3 भी जमा का है, ये माइनस का नहीं है, ठीक है। माइनस का 3 इसके साथ गुणा करेगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस का 6 ऐसे का ऐसा, और यहाँ पर जो है वो माइनस का निशान। x की जगह पे लिखना है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर होना था, इसका भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस का 12। अब -3 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मुझे बताओ वर्गमूल 3 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो कितना आंसर आएगा? मैम 3। ये वर्गमूल 3 है, इसका वर्ग करना है। अब हमें पता है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वो आपस में कट जाएंगे। इस वर्गमूल से ये वर्ग कट गया, हमारे पास कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ अकेला 3। किस किस को समझ आया बताओ, ये वाली चीज किस किस को समझ आई? मैम ये याद यस रखनी है, मैम। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके पास वर्गमूल भी है और उसका वर्ग भी हो रहा है, तो वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास जो संख्या बची वही हमारे पास उत्तर आता है, ठीक है। तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर जब किया तो 3 आ गया अकेला, और माइनस का 6 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पे बताओ क्या लिखूं? मैम माइनस का 3। बिल्कुल माइनस का 3, ठीक है। जमा का नहीं होगा, माइनस का होगा, और क्या होगा? तो 3 होगा। अब सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 3 9 -9 -6, और ये आ गया -3 -12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है, 9 में 6 जोड़ा तो माइनस का 15, और 12 में 3 को जोड़ा तो भी 15 मैम माइनस। 15। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम कहेंगे x बराबर है वर्गमूल 3 इस समीकरण का मूल होगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि वर्गमूल वाली संख्याएं जो है वो किसी का सोल्यूशन, किसी का हल नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। आपको हमेशा चेक करना है, कभी भी तुक्का तो कभी मत लगाना भाई। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे x बराबर है 3 है, ठीक लग रहा है कि हो सकता है, तो इसको आपने हाँ कर दिया, और यहाँ देखा वर्गमूल था, इसको ना कर दिया। ऐसा नहीं करना है, हमेशा चेक करो, सॉल्यूशन इसका निकालो, फिर आपको पता चलेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो मूल होगा, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो फिर मूल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बराबर नहीं आया था तो इसका मूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बराबर आ गया था, तो हमने कहा कि वर्गमूल 3 इस समीकरण का मूल होगा। तो बस यही है यहाँ पे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। चेक कैसे करते हैं वही हमने सीखा। तो अभी ऐसे सवाल करेंगे हम पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। करना कुछ नहीं है, जो भी चीज आपको बोली गई होगी, जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी, उसको उठाना है और समीकरण में भरना है। जैसे यहाँ पे आपको सवाल दिया है, पता कीजिए, जांच कीजिए कि x बराबर है 1। क्या ये 2x की घात 2 माइनस का 5x जमा का 3 बराबर में 0, क्या ये इसका हल है, मूल है? अगर है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना, ठीक है। और कैसे? सॉल्व करके पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि सेट एग्जाम का रिवीजन ये चल रहा है। अभी तुक्का लगाने की कोशिश करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, एग्जाम में आ सकता है। जांच कीजिए ये इसका मूल है कि नहीं, इसका हल है कि नहीं, ठीक है। तो कॉपी पे सॉल्व करो और फिर अपना आंसर दो कि है या नहीं। अच्छा 1 मिनट को अभी मैं पोल एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे। फिर से आपको पोल नजर आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। 2 ही ऑप्शन देने थे इसमें। हाँ बस 1 मिनट। चलो अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा। कर दिया मैम। ओके, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वैल्यू डालो एक्स की, वैल्यू डालो एक्स की, और देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हाँ होगा उत्तर में, अगर नहीं आ रही तो ना होगा, ठीक है। चलो और पोल रिजल्ट आपको तीनों क्लासेस का साथ में ही मिलेगा, ठीक है। कर दिया मैम। ओके
12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हैं 17 बच्चे। सभी सॉल्व करो, सभी कोशिश करो। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया हो। ठीक है, सभी ट्राई करते रहो। चौदह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। अभी मुझे बताओ, क्या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कोई है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी भी? नो मैम। जो कर रहे हैं वो बोलो। कोई नहीं कर रहा, चलो तो फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप पोल सेक्शन में देख सकते हो। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया उसमें से 3 बच्चों ने कहा कि नहीं और बाकी बच्चों ने कहा है हाँ। तो चेक करते हैं। क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो हमने x की जगह पे 1 भरते जाना है। ये 2 है, 2 लिख दिया, x की जगह पे 1 भरना था तो 1 भर दिया और यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, माइनस का निशान, यहाँ पे आ गया 5, x की जगह पे 1 तो 1 और यहाँ पे 3 बराबर में था 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 एकम 2 ही आएगा, क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर कर भी लोगे तो 1 ही आता है। 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, माइनस का 5 जमहा का 3 बराबर में 0। अब 2 में से 5 तो घटते नहीं, 5 में से 2 घटाइए तो हमारे पास आएगा 3, और 3 के पास साइन कौन सा आएगा? तो वो आएगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, जमहा का निशान दोबारा से 3 बराबर में 0, क्योंकि पहले से 0 लिखा है। देखो ये 0 यहाँ से ऊपर से चलता हुआ आ रहा है यहाँ तक, तो लिखना ही पड़ेगा। 3 में से 3 जमा तो नहीं करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटा देंगे तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर थी, इसीलिए ये इसका मूल होगा। ठीक है, बताओ अभी किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? जिन 3 बच्चों ने गलती से गलत कर दिया हो या जैसे भी गलत कर दिया हो, अभी समझ आया कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है? यस मैम। या भी डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अभी कर लेंगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही पोल में। तो अभी के लिए मैंने आपकी चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, इसको ध्यान से करना। लंबा सवाल होगा थोड़ा, पर ध्यान से करना। आपको यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर जमा 2x माइनस का 3 बराबर का 0। आपने बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इस समीकरण का हल है। ठीक है, ऑप्शन लिख लेती हूं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है -3। तो ध्यान रखना, जब माइनस वाली संख्याओं से चेक करोगे तो साइन का ध्यान रखना। ठीक है, जब भी माइनस वाली संख्याओं को कुछ भी करोगे ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो तो 2x का मतलब है कि 2 के साथ x यहाँ आके गुणा करेगा। तो अगर ये माइनस वाला हुआ तो फिर अच्छे से गुणा करना। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, और जो भी आंसर आता है वो आपने कहाँ देना है, तो पोल में आपने आंसर अपना दे देना है। पर पहले सॉल्व कर लेना, जल्दबाजी में गलत मत करना। पहले अच्छे से सॉल्व करो, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करो। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, टाइम मिल जाएगा, लेकिन गलत मत करना।
आंसर कर दिया वो अपना, अभी रुको, अब अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जिसने जिसने आंसर कर लिया वो अपना अब हैंड रेज कर सकते हैं। 3 बच्चों के आंसर आए हैं तो तीनों हैंड रेज करो भाई। प्रिया और किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज कर लो। निशा, ओके, प्रिया, निशा और भावना, और बताओ और किसने आंसर किया, हैंड रेज कर लेना, क्योंकि 3 ही हैंड रेज है, आंसर तो 5 बच्चों ने, 8 बच्चों ने कर लिया है। रिया, ओके कर दिया मैम। ओके, हेमलता, प्रियंका, तमन्ना, सोनिया, बाकी करो, मैं नहीं कह रही कि फटाफट करो, बाकी भी कर लो, जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से कर लो, ठीक है। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और कुछ कुछ सही कुछ कुछ गलत, क्योंकि चलता है, इतना चलता है। कर दिया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो साधना। निशा ने आंसर कर दिया, स्नेहा ने आंसर कर दिया। निशा, अभी आपको स्क्रीन आ रही है, नजर आ रही है स्क्रीन? मैं ना रही, फोन में ले रही हूँ। यस मैम। पहले किस में ले रही थी बेटा? मैम पहले टैब में ले रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो तो बाकी बच्चे भी आंसर कर दो। 1 2 3 4 कर दिया 5 मैम। 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 13 बच्चों ने आंसर किया अभी तक सिर्फ, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। 18 बच्चे क्लास में, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी और रहते हैं, तो मुझे बताओ कौन है वो, किसको अभी और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? रानी, गीता, प्रियांशु, विनेश, निशा, अच्छा रानी ने आंसर दे दिया है। विनेश, गीता, प्रियांशु और निशा, आप में से जिसने आंसर कर दिया वो भी हैंड रेज कर लो। ओके, प्रियांशु और गीता और विनेश, ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप पोल सेक्शन में जाके ही देख सकते हो। बताइए अपना अपना आंसर। मैम डी। ठीक है, देखते हैं, मैम डी। बिल्कुल फटाफट से देखेंगे, है ना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 2 लेते तो 2 की घात 2, जमा का निशान 2 गुणा 2 माइनस का 3 बराबर में 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी भी 4 होता है, माइनस 3 बराबर में 0, 4 4 होता है 8, माइनस 3 बराबर में 0, 8 में से 3 गए 5 बराबर में 0। जब हमने x की जगह पे 2 लिखा तो एक जगह 5 आया, एक जगह 0 आया, जो बराबर नहीं होते, तो ये इसका हल नहीं होगा। फिर हमने भरना था इसमें 3, x की जगह पे जब 3 भरा तो ये आ गया 3 की घात 2, जमा 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 0। 3 3 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, माइनस का 3 बराबर है 0। 9 में 6 को जोड़ो तो 15, माइनस का 3 बराबर में 0, और ये आ गया 12 बराबर में 0, जो कि बराबर नहीं होते हैं। एक तरफ 12 एक तरफ 0, ये भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। माइनस का 2 लिखना था तो यहाँ पे लिख दिया है माइनस का 2, जमा का निशान 2 गुणा में माइनस 2 और माइनस का 3 बराबर में 0। फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस का 3 बराबर में 0। 4 में से 4 गए 0, माइनस का 3 बराबर में 0। एक तरफ बच गया माइनस का 3, एक तरफ बच गया 0, जो बराबर नहीं होते, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है, लेकिन इसको भी चेक करेंगे। एक तरफ माइनस 3 आ रहा है, दूसरी तरफ 0 आ रहा है, बराबर नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। माइनस का 3 लिखना है x की जगह पर, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस का 3
जमा का निशान 2 गुणा -3 ऐसे कैसा था और 0 था। 3 3 9 होता है, 3 दूनी -6 -3 पहले से लिखा था बराबर में 0। 9 में से 6 गए 3 बचते हैं, -3 पहले से लिखा था बराबर में 0। 3 में से 3 गए तो 0 बच रहा है, यहाँ पे भी 0 बच रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसलिए हम कहेंगे कि x की वैल्यू जब -3 रखें तब हमारा आंसर जो है वो मतलब संतुष्ट कर देगा समीकरण को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इसने ऐसा कर दिखाया, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे समीकरण का मूल है। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था, जो कि कोई गलत बात नहीं है, गलतियां हो जाती है, लेकिन अभी सोल्यूशन करवाने के बाद भी अगर किसी को डाउट है, किसी के मन में कोई सवाल है कि मेरा ऑप्शन गलत क्यों और ये सही क्यों, तो फिर से पूछ सकते हो। बताओ, है किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये था इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर था, क्योंकि -3 रखने पर हमारा जो समीकरण है वो पूरा 0 हुआ। अब हमने ये चीज भी क्यों सीखी? ये हमने इसलिए सीखा क्योंकि जब आप एग्जाम में बड़े क्वेश्चन करोगे, पहले तो मेरी सबसे जरूरी बात सुनो, ठीक है। सबसे जरूरी बात ये है कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद और आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं। जो कंसेप्ट आपने चैप्टर नंबर 2 में यूज किए वही आप 4 में भी यूज करते हो। तो कभी आपको चैप्टर नंबर 2 से कोई सवाल आए, चैप्टर नंबर 4 से कोई सवाल आए, कोई बड़े नंबर का सवाल आया जिसने आपको जो है वो बोला कि इसका मूल ज्ञात करो, ठीक है, तो आंसर कैसे चेक करना है? मान लो आपको कहा कि इसका जो है वो मूल ज्ञात करो, आपने फॉर्मूला लगाया और आपके x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया और आपने जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 4, मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ रहा है कि x जो है वो 4 के बराबर होगा। लेकिन इसको चेक कैसे करें, कैसे पता करें कि 4 सही उत्तर आया भी या नहीं आया, है ना? उसको चेक करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि गलत है। तो जब आप किसी बड़े समीकरण को हल करके खुद x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ तो x की वैल्यू दी थी, बस ये पूछा था चेक करो चेक करो, चेक करने का तरीका आसान था, पर जब आपने हल करके x की वैल्यू निकाली फिर आपने खुद ही चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत। तो इस x की वैल्यू को उठा करके समीकरण में डाल देना, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई तो मतलब आपका आंसर सही है, अगर नहीं आई तो मतलब आपका आंसर गलत है, और फिर क्वेश्चन को आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें समझो क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आएंगी। चलिए, तो ये हमने कर लिया है। अभी हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से सीखा था। द्विघात समीकरण के मूल निकालने हो इसके लिए हम दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली होती है मध्य पद विभाजन विधि और दूसरी होती है द्विघात सूत्र विधि, या द्विघात सूत्र के द्वारा भी आप द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इसको यूज करना है, आप इसको यूज करो, आपको ये वाली विधि इस्तेमाल करनी है, ये वाली विधि इस्तेमाल करो। बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पद विभाजन प्रमेय या मध्य पद विभाजन विधि ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर सेम है। अगर आपने अभी मध्य पद विभाजन को अच्छे से सीख लिया तो आपको सेकंड चैप्टर में इसको फिर से सीखने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, ऐसे सवाल हमने देखे थे चैप्टर नंबर 2 में, जहां पे हमें एक बहुपद दिया होता था और हमें कहा जाता था कि इस बहुपद के गुणनखंड कीजिए। तो ये आपका टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट समझ के इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करो मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा और मुझे अपना अपना आंसर बताओ। ठीक है, सभी कोशिश करो भाई, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में ये सीखी थी। तो पहले आप कोशिश करके अपना आंसर निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। x² जमा 5x जमा 6। अगर नहीं याद तो थोड़ा सा बता देती हूँ। नो इसमें मैम, आपको मैम अभी सॉल्व मत करो आप। सॉल्व नहीं कर रही, मैं बता दूं जिसे करते कैसे हैं। मैम गुणनफल और योग निकालो ना, फिर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, जिसका हो जाएगा। मैंने सेकंड चैप्टर देखो क्लास जो ज्वाइन नहीं की। क्या हो गया बेटा? मैम मैंने सेकंड चैप्टर की क्लास ज्वाइन नहीं की। कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा भी वेट करेंगे फिर हम इसको सीखेंगे। ठीक है, और जिसका हो जाएगा वो नोटबुक दिखा देना। मैम एक एक्स की वैल्यू 3 माइनस की 3 आ रही है और माइनस की 2 आ रही है।
एक्स की वैल्यू तो निकालने को कहा ही नहीं, सिर्फ गुणनखंड करने को कहा है। तो गुणनखंड में वैल्यू नहीं निकालते, 2 ब्रैकेट बचे होंगे, मैम हो गया। वो बताओ। मैम दिखाओ। हाँ कॉपी x दिखा plus दो। ठीक है, देखते हैं अभी। ओके निशा आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, सॉरी। ओके प्रियंका आपका भी ठीक है। और किसी की नोटबुक? और किसी की नोटबुक चेक करानी हो आपने तो? मैम कर रहे हैं। कर लीजिए फटाफट से। ओके सोनिया आपका मैं देख रही हूँ। सिर्फ ब्रैकेट तक करना था, आगे इसको सॉल्व नहीं, पूरा नहीं करना था, सिर्फ ब्रैकेट तक करना था। ठीक है, तो ब्रैकेट तक आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी कैमरा ऑफ कर सकते हो। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, क्योंकि हमें बोला है कि इस बहुपद के गुणनखंड कीजिए, तो हम सिर्फ गुणनखंड करेंगे। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं समीकरण का, लेकिन ये सवाल है बहुपद का, क्योंकि ये रिवीजन के लिए यहाँ पे रखा था। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करना होता है, कभी भी आपको ऐसी कोई चीज दिखे जहां पे आपको सवाल मिले कि इस बहुपद के गुणनखंड कीजिए, सवाल नंबर 1 ये। दूसरा सवाल अगर आपको ये मिले कि इस समीकरण का हल या इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, दोनों ही क्वेश्चंस में सेम फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इसकी तुलना करेंगे किसके साथ, तो द्विघात बहुपद के मानक रूप के साथ। ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको याद रखना है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। सबसे पहले अपने इस बहुपद की तुलना इस द्विघात बहुपद के मानक रूप से कीजिए और यहां से एबीसी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी तुलना करनी है, तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आप स्कूल में जैसे करते हो, स्कूल में शायद आप डायरेक्ट करते होंगे कि इसकी गुणा इससे, बीच वाला ये, ऐसे करते होंगे। उससे क्या होता है, उससे एक ये कमी निकलती है कि माइनस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हम साइन की गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे तुलना करोगे, पहले ही एबीसी की वैल्यू को बिल्कुल क्लियरली पहले ही लिख लोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी साइन वगैरह की गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बताइए? 1। बी की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 5। सी और सी की वैल्यू 6। ठीक है। अब एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली, बिल्कुल सिंपल है। x² की जगह पे x² है, तो a की जगह पे वो होगा जो x से पहले लिखा होगा, लेकिन x² से पहले तो कुछ नहीं लिखा था। अब हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, तो इसलिए हमने a की जगह पे 1 लिखा। समझ में सबको आया? क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं था, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि a की जगह पे कोई नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, फिर हमने देखा x की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है, तो 5 लिख दिया। फिर हमने देखा c की जगह पे 6 है, तो 6 लिख दिया। तो यहां से हमने अपने a b c की वैल्यू को निकाल लिया। यहां तक किस किस को क्लियर है? डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो y लिख दो। बस यहां तक, a b c की वैल्यू निकालने तक क्लियर है? दिया आपको? ओके, अब क्या करेंगे, अब हमने इन्हीं एबीसी की वैल्यू से पूरा सवाल हल करना है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इसका गुणनफल निकालें। ठीक है, गुणनफल कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे उसको। और दूसरी चीज, हम एबीसी की मदद से योग निकालें। ठीक है, गुणनफल निकालने के लिए क्या करना होता है, गुणनफल निकालने के लिए ए की गुणा सी के साथ करवानी होती है, और योग निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना। योग कैसे निकलता है, तो योग होता है जो बिल्कुल बीच में लिखा है बी। ठीक है, बी, उसको हम योग कहते हैं। गुणनफल निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, ए को सी से गुणा कर देंगे, योग के लिए सिर्फ बी चाहिए। तो जब हमने ए को सी से गुणा किया, क्योंकि हमने ए और सी की वैल्यू पहले ही लिख रखी है, तो ए की जगह पे कौन है, 1 है, लिख दो। सी की जगह पे कौन है, 6 है, लिख दो। गुणा कर दो, 6 कम 6। ठीक है, और बी की वैल्यू भी पहले लिख रखी है, तो बी की जगह पे है 5। तो गुणनफल आया 6 और योग आया 5। अब हमने गुणनफल और योग निकाल दिया,
अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। अब हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी जब गुणा करें तो 6 आए, क्योंकि 6 गुणनफल है, गुणा करने पे 6 आए और जमा करने पे 5 आए। तो बताओ कौन है ऐसी दो संख्याएं जिनको जब गुणा करोगे जिनको जब गुणा करोगे तो 6 मिलेगा और जमा करोगे तो 5 मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो संख्याएं हैं 3 और 2। क्योंकि 3 में जब 2 की गुणा कराते हैं तो 6 आता है और 3 में जब 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है ना। गुणा करने पे 6 चाहिए था, आ गया। 5 चाहिए था जमा करने पे, आ गया। तो हमने कहा हमें अपनी दो संख्याएं मिल चुकी हैं, वो है 3 और 2। उन संख्याओं को ऐसे कोने में लिख दो, कहीं ऐसे छोटी सी जगह पे लिख दो अपने याद रखने के लिए कि ये हमारी संख्याएं थी। अब इन संख्याओं को लिखने का एक तरीका होता है, तो हमें अपना द्विघात बहुपद फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा x² जमा का 5x जमा का 6, ये मैंने अपना द्विघात बहुपद लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्योंकि इस प्रमेय का, इस विधि का नाम है मध्य पद विभाजन, तो हमने इस बीच वाले पद को तोड़ करके इन दो संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, कौन सी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे 6 आया था, जमा करने पे 5 आया था, उसमें लिखना है किसको, तो 5x को। तो लिख लेते हैं x² ऐसे का ऐसा, सिर्फ बीच वाली पद टूटता है तो उसको तोड़ेंगे, 5x को तोड़ के लिखेंगे 3x जमा 2x में। ठीक है, और जमा का 6 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बताओ यहां तक समझ आया मैंने कैसे इसको लिखा? यस मैम। यस मैम। जिनको डाउट होगा तो भी पूछ लेना, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ इस विधि के ऊपर चैप्टर नंबर 2 भी टिका हुआ है और चैप्टर नंबर 4 भी टिका हुआ है। ठीक है, मध्य पद को तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए, वो है कॉमन लेना। अगर आपको ऐसे सीधा सीधा देख के, इसकी देखो 2-2 की जोड़ी बना के कॉमन लिया जाता है, अगर आपको सीधा देख के आता है तो देख के कर लो, लेकिन अगर देख के नहीं आता तो मैंने एक तरीका बताया था कि सबके ही गुणनखंड करो। जैसे कि x² है तो x² को तोड़ के लिख दो x गुणा x के रूप में। ठीक है, जमा का निशान बीच में था, जमा का निशान ऐसे कैसा रखो। 3x था, इसको भी तोड़ो, तो 3x को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा x में। फिर जमा का निशान, 2x को भी तोड़ो, 2x को तोड़ सकते हैं 2 गुणा x में। 6 को तोड़ो, 6 को कैसे लिखोगे तोड़ के? 3 × 2। 3 गुणा 2 में या 2 गुणा 3 में, है ना। अब यहाँ पर बनाओ 2-2 के जोड़े और कॉमन ढूंढो। कॉमन मतलब जो दोनों के पास है। तो मैंने देखा ये x और ये x दोनों के पास है, तो इसको कहते हैं कि ये कॉमन आ गया। और जो कॉमन आ जाता है उसको सिर्फ एक बार लिखना होता है। देखो x इसके पास भी था, x इसके पास भी था, मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, एक बार लिख दिया। जैसे ही आप किसी चीज को कॉमन लेते हो फटाफट से ब्रैकेट शुरू कर दिया करो। मैंने x कॉमन लिया ना, x को एक बार बाहर लिख दिया, उसके तुरंत बाद फटाफट से ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब देखो इन दोनों में से x को कॉमन लेने पर इसके पास क्या बचा, x + 3। सिर्फ इसमें। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो x तो बाहर कॉमन चला गया, सिर्फ क्या बच रहा है, x बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखूं तो इस x को कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है। बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। देखो इन दोनों की जोड़ी बनी थी ना, इन दोनों की जोड़ी बनी थी और इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी, और इन दोनों में आपने अब कॉमन ढूंढना है। ठीक है, तो इसके पास भी 2 कॉमन था, इसके पास भी 2 कॉमन था, तो हमने बाहर 2 लिख दिया। 2 कैसा होगा, तो 2 जो है वो जमा का। ठीक है, 2 होगा जमा का। जैसे ही कॉमन ले लिया 2 को, वैसे ही ब्रैकेट शुरू करो। तो यहाँ पे क्या बचा 2 के अलावा, x जमा का निशान। यहाँ पे क्या बचा 2 के अलावा, 3, तो x जमा 3। तो ये हमने इसको सॉल्व करके लिखा, पर अभी भी अधूरा है, क्योंकि अब मैंने देखा तो फिर से भाई चीज कॉमन आ रही है। ये जो x जमा 3 है ये इस x के साथ गुणा कर रहा है, और ये जो x जमा 3 है ये इस 2 के साथ गुणा कर रहा है। मतलब इन दोनों में फिर से एक चीज है जो कॉमन है, और वो है, उसका नाम है x जमा 3। कॉमन आ रही थी तो उसको फिर से एक बार लिखो, ये कॉमन आ चुका है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। जैसी कॉमन चीज को लिख लेते हैं अगला ब्रैकेट शुरू कर देना चाहिए। अगले ब्रैकेट में क्या क्या चीजें बच गई, यहाँ से बच गया x x + 2 और यहाँ से बच गया 2, x +
2। तो ये हमने बहुपद के गुणनखंड कर दिए हैं। अब आप जो देखो उसको ऐसे बराबर है 0 करके x की वैल्यू -3 -2 निकाल रहे थे, वो इस सवाल में नहीं करना है, क्योंकि ये सवाल हमसे इतना ही पूछा गया था, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया था। अगर ये कहते कि बहुपद के जो है वो हल ज्ञात करो, तब हम इसको 0 के बराबर करते, लेकिन हमको बस इतना कहा था कि इसके जो है वो गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड हमने कर दिए हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बताओ। तो ये था हमारा आंसर, जैसे पीछे था वैसे यहाँ पे भी आया है, x+3 और x+2। तो इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, और क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन 2-3 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी भी किसी को इसको फिर से सीखना है तो क्लास में बने रहेंगे, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।